प्रेशर को देखना सही से, ठीक है, क्योंकि ये आपका फ्लूइड में भी यूज होगा। अभी केटीजी में थोड़ा सा इसका यूज है, इसलिए अब कॉन्सेप्ट देखते हैं। आप देखोगे कि सपोज एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, यहाँ पे आपने एक पिस्टन को, मूवेबल पिस्टन है, यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम की केस में आ गया, और इसके अंदर क्या है, गैस है पूरा, ठीक है। तो जो आपका प्रेशर होता है इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया। ये आप कॉन्सेप्ट देख लो। ये जो एरिया होता है, ये कौन सा एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शन का क्या मीनिंग है, जैसे आप देखोगे तो इस साइड से आपको क्या दिख रहा है, रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है कंटेनर, लेकिन एक्चुअली कंटेनर कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप है उसका, करेक्ट। अगर आप देखोगे कंटेनर इस टाइप से, और आपका पिस्टन भी कैसा है, ऐसा, करेक्ट। ये आपका पिस्टन है, इसका समथिंग थिकनेस है सपोज, और ये आपका क्या है, बॉटम, वो सिलेंडर का बॉटम है, करेक्ट। तो आप यहाँ पे देखोगे क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, कि जिस एरिया को ये प्रेशर परपेंडिकुलर है, जैसे प्लेट का एरिया ले लिया आपने, तो ये पूरा जो सर्कुलर एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इस पे जो भी फोर्स अप्लाई होगा, जैसे आप देखोगे इस पे फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, अगर इसका वेट आप देखोगे कितना होता है, वेट इसका mg, तो वेट जो है वो परपेंडिकुलर होता है, या फिर फोर्स जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द एरिया। जैसे आपका एरिया अभी सर्कुलर है, और उस पे जो फोर्स लग रहा है वो किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg इज वेट। तो यहाँ पे फिर प्रेशर ड्यू टू वेट कितना आएगा, mg अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। ये होता है जनरली प्रेशर का कॉन्सेप्ट, फोर्स अपॉन एरिया। तो कौन सा फोर्स होता है वो, परपेंडिकुलर फोर्स ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको नोट कर लो, फिर आपको पता भी है प्रेशर का यूनिट क्या होता है, बताओ। स्टैंडर्ड यूनिट देखोगे तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर का यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं पास्कल। हाँ, इसको फिर हम कन्वर्ट करेंगे तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है आपका एक एटीएम, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में भी आप प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हो, करेक्ट। तो मतलब एरिया यहाँ पे पायर स्क्वायर होगा। हाँ, यहाँ पे पायर स्क्वायर होगा। अभी हमेशा पायर स्क्वायर होगा क्या, अगर आपका ऐसे एरिया आ गया, सपोज स्क्वायर प्लेट आ गया, फिर रेक्टेंगुलर प्लेट आ गया, तो हाँ फिर तब किसका चेंज एरिया होगा। लेंगे, करेक्ट। जो भी आपका क्रॉस सेक्शनल होगा, मतलब जिस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन, वो एरिया, उसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। हाँ, ये हर जगह यूज होता है, फ्लूइड में भी इसका यूज है, फिजिक्स में भी देखोगे, केमिस्ट्री में भी है। ये प्रेशर कौन सा है, प्रेशर ड्यू टू वेट ऑफ पिस्टन। पिस्टन की वेट की वजह से जो आ रहा है उसको हम बोलेंगे
राइट। ठीक है, अभी हम देखेंगे, अभी आपने यहाँ पे देखा कि कैसे फोर्स के रिस्पेक्ट प्रेशर आ गया। आपको फोर्स पता था mg, एरिया पता था a, तो आपने प्रेशर निकाल दिया ड्यू टू वेट ऑफ द पिस्टन। उल्टा भी हो सकता है। अब क्या है, अंदर गैस है, गैस का क्या होता है, एक प्रेशर होता है, करेक्ट। जैसे ये आपका अभी पिस्टन है, आपका गैस का अंदर का प्रेशर है सपोज P, ठीक है, अंदर का प्रेशर है आपका P गैस का। तो भी जैसे प्रेशर, फोर्स की वजह से प्रेशर आ गया आपका, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो भी फोर्स क्या आएगा, प्रेशर इनटू एरिया ड्यू टू प्रेशर P। तो आप यहाँ पे देखोगे इस पिस्टन पे, ये वाले सरफेस पे, ये जो गैस है वो फोर्स अप्लाई करेगा। कितना फोर्स अप्लाई करेगा, P नॉट इंटू एरिया। कौन सी डायरेक्शन में करेगा बताओ, अभी गैस के पास क्या है, आपका प्रेशर है, राइट। हाँ, तो कौन सी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड, राइट। ये प्रेशर हर पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, तो हर पॉइंट पे आपका फोर्स लगेगा कितना, P नॉट इंटू ए। फोर्स अभी क्या हो गया, प्रेशर इंटू एरिया। तो गैस का प्रेशर कितना है, P नॉट, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे हम यहाँ पे, राइट। सिमिलरली अगर एनवायरनमेंट में ओपन है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, दिस इज द फोर्स ड्यू टू pressure of gas inside the container। जो कि कितना था, P नॉट। P नॉट की वजह से वो पिस्टन पे फोर्स लगा अपवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली आप उल्टा बोल सकते हो, जैसे अब ये ओपन टू एनवायरनमेंट, सराउंडिंग में ओपन है, क्लोज कंटेनर नहीं है। तो आपने देखा होगा कि सराउंडिंग में कौन सा प्रेशर होता है बताओ आप, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपका एयर का प्रेशर एटमॉस्फेयर का। तो बाहर कितना प्रेशर है, P ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बाहर। तो वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। कौन से डायरेक्शन में, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे। F2। तो F2 कितना होगा बताओ, F2 विल बी, बताओ। 1 atm। नहीं, प्रेशर इंटू एरिया ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू एरिया। जैसे यहाँ पे क्या था, प्रेशर ऑफ गैस इंटू एरिया, गैस की वजह से फोर्स आ रहा है, और ये जो फोर्स है किसकी वजह से आ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से आ रहा है, जिसका डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। दिस विल बी द फोर्स ड्यू टू pressure of atmospheric gas। ठीक है, एरिया जैसे चेंज होगा आपका फोर्स भी चेंज होगा, क्योंकि पूरे सरफेस पे लगता है, राइट। आप यहाँ पे देखोगे हर पॉइंट पे प्रेशर लग, फोर्स लग रहा है, देखो। तो जैसे आप एरिया बढ़ाओगे तो फोर्स भी इंक्रीज होगा, करेक्ट। इसको सही से नोट कर लो, इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, कैसे करना है मैं आपको बता दूं।
हो गया, बताओ। वरुण, वरुण है कि नहीं? वरुण किधर है? यस सर। अच्छा, हो गया, नोट हो गया। हाँ हो गया। अभी हम देखेंगे एक क्वेश्चन इसके रिस्पेक्ट, सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करो सब। कंटेनर, ये था आपका पिस्टन, उसमें पिस्टन का वेट था इनिशियली m, राइट, और इनिशियली प्रेशर इनसाइड द गैस था आपका P1, और ये जो लेंथ था फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कंटेनर जहां तक गैस है वो लेंथ था L, ठीक है। और ये था आपका इक्विलिब्रियम केस। इक्विलिब्रियम केस, इक्विलिब्रियम केस आपको पता है क्या होता है। अभी मैंने इसको क्या किया, इस पिस्टन पे कुछ मास ऐड कर दिया, वही कंटेनर है, अब क्या किया अपन ने, उस पे कुछ मास ऐड कर दिया। ऐड कर दिया तो पिस्टन किधर मूव करेगा बताओ, नीचे। नीचे। पिस्टन नीचे चला गया। कुछ मास मतलब मैंने m मास ऐड कर दिया, तो इसका मास कितना हो गया अभी, 2m। इनिशियल मास m था, अभी 2m हो गया। और ये जो लेंथ है, दिस बिकम्स स्मॉल x, और इसका प्रेशर कितना हो गया अभी, P2, गैस का प्रेशर। देखो वॉल्यूम चेंज हो रहा है गैस का, वॉल्यूम चेंज हो रहा है मतलब प्रेशर भी चेंज होगा। और ऐसे बोला है, ये भी क्या है अभी आपका इक्विलिब्रियम केस। जब x डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कंटेनर, वहां पे गैस स्टेबल स्टेट में आ गया, ठीक है, वहां पे इक्विलिब्रियम स्टेट आया, और दोनों केसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। तो कौन सा प्रोसेस है ये, बताओ। आइसो आइसोथर्मल, आइसोकोर ए अरे अरे, थर्मल। आइसोथर्मल, राइट। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, कि वो एक्स कितना रहेगा अभी। देखो ट्राई करके देखो, हो जाएगा, सिंपल है। बस आपको फोर्सेस इक्वल करना है, नेट फोर्स जीरो करना है, दैट्स इट। आपको वॉल्यूम बता देता हूँ, किसी भी कंटेनर का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो क्या होता है, वॉल्यूम क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। इससे आपको आ जाएगा, इन विच कैपिटल इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। L/2, L/2 निकाला है, तो मैंने देखता हूँ सही है क्या, सही है, x का वैल्यू L/2 है। सर ये एल क्या होता है? L लेंथ है। सर नहीं, वहां पे नहीं है वॉल्यूम वाले फॉर्मूले। हाँ L लेंथ है, जैसे आपका सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर का सरफेस एरिया A है और सिलेंडर का लेंथ L है, सरफेस एरिया A, लेंथ L, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, ऐसा। आप देखोगे तो आपको पता है, इसका अगर रेडियस r होता है तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ये होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, करेक्ट। हाँ हाँ, हमेशा।
सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इनिशियल प्रेशर कितना था। इनिशियल प्रेशर P1 mg/a। mg/a कैसे? सर फोर्स इक्वल कर दिया तो। एग्जैक्टली इस पे आप देखोगे कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, mg। देखो अब मैंने वहां पे एटमॉस्फेयर का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। जब तक आपको एटमॉस्फेयर का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नहीं लो, ठीक है। तो इधर आपका वेट लग रहा है mg, और जो अंदर का प्रेशर है, कितना प्रेशर है अंदर, P1, वो कितना फोर्स लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, बताओ। P1 इंटू एरिया, करेक्ट। तो नेट फोर्स अगर आपको y एक्सिस में 0 करना है तो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला फोर्स इज इक्वल्स टू अपवर्ड डायरेक्शन वाला फोर्स। तो यहाँ से आपको P1 आ जाएगा mg/a फ्रॉम केस 1, ठीक है। केस 1 से अभी 1 से 2 में जब गया तब अभी उसका मास कितना हो गया, 2m। तो P2 क्या आएगा बताओ। 2mg = हाँ 2mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, P2 इंटू एल। P1 P2। प्रेशर चेंज होगा अभी, तो फिर आपको P2 आएगा 2mg/a। सिमिलरली आप क्या करोगे, V1 कैलकुलेट करोगे। यहाँ का वॉल्यूम कितना है बताओ, वॉल्यूम ऑफ गैस, करेक्ट। हाँ वॉल्यूम ऑफ गैस इनसाइड द पिस्टन V1 और इसका वॉल्यूम होगा V2। तो अभी मैंने बताया वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो पहले वाले केस में वॉल्यूम होगा आपका कैपिटल ए इंटू कैपिटल एल। सिमिलरली दूसरे वाले केस में क्या होगा बताओ, V2 क्या होगा, अरे स्मॉल a/x इंटू x। नॉट स्मॉल है ना, ए तो कांस्टेंट है ना हमारा, कैपिटल ए इंटू एक्स। हाँ कैपिटल A इंटू x। कैपिटल ए इंटू स्मॉल एक्स। तो बस कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या होता है अब सब जानते हो आप। इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है इसका मतलब क्या, T1 V1 इज इक्वल्स टू T2 V2। इसको करेंगे हम यहाँ पे यूज। तो वो करने के बाद क्या आता है देखो, mg/a, V1 कितना है, a इंटू कैपिटल एल इज इक्वल्स टू 2mg/a। V2 क्या है, a इंटू स्मॉल एक्स। तो सब कट कट होके आपको x आएगा L/2, ठीक है। देखो नोट कर लो, इसको सिंपल ही है लेकिन स्टेप बाय स्टेप देखो हुआ क्या है यहाँ पे। इनिशियली क्या हुआ, फोर्सेस कैसे इक्वल हो गए, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम स्टेट था, इनिशियल भी और फाइनल भी, करेक्ट। हम्म। बता दो इसमें कुछ डाउट है तो, कौन दिख रहा है मेरे को, चेतन बताओ, कुछ डाउट है तो। चेतन चेतन चेतन, इधर हो आप। देखो चेतन ओपन करके कहाँ पे चला गया, बात नहीं कर रहा है। अच्छा अभी आया, ठीक है ठीक है। इधर ही सर। इधर ही हो ना, हाँ। सब इधर ही चाहिए मेरे को। और कौन है, जयदीप। जयदीप किधर है, नहीं नहीं बोलो आप, मैसेज नहीं चाहिए मेरे को। अब कोई चला गया देखो, 29 हो गया। माइक नहीं है, क्यों, माइक क्यों नहीं है जयदीप।
हाँ, एटीएम प्रेशर यहाँ पे मैंने गिवन नहीं दिया था, जब तक गिवन नहीं है तब तक हम वैक्यूम में कंसिडर करते हैं ना, इसलिए जब वहां पे गिवन होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है तब लेंगे हम। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना वो वाला, ठीक है। वैसे ओपन होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा लगता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन नहीं है इसलिए नहीं लिया, ठीक है। और बताओ अंजलि, बताओ अंजलि किधर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सर। है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना आप सब। थोड़ा सा इसमें आ गया ट्विस्ट, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। अब उन्होंने दिया है कि बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ये जो पिस्टन है ऊपर वाला पिस्टन, इसका मास है सपोज m1, और नीचे वाला पिस्टन है इसका एरिया अलग हो गया, देखो इसका मास है m2, ठीक है। इसका सरफेस एरिया S1 है और इसका सरफेस एरिया S2 है। दोनों का जो डिफरेंस इन सरफेस एरिया है वो है डेल्टा एस। डेल्टा एस बड़ा सरफेस एरिया माइनस छोटा वाला सरफेस एरिया। इसके अंदर क्या है आपका, बहुत सारा गैस है, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लो, और ऐसे बोला है कि ओपन है, ओपन टू द सरफेस। ओपन है मतलब कौन सा प्रेशर अप्लाई होगा ऊपर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नीचे से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इन्होंने लिखा है पी नॉट। अभी मैंने क्या किया, m1 और m2 को ज्वाइन कर लिया विथ द स्ट्रिंग। ज्वाइन कर लिया तो क्या आएगा, टेंशन आएगा, करेक्ट। और ये इक्विलिब्रियम केस है, इनिशियल वाला इक्विलिब्रियम केस है। अब उसने बोला है, अब मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, इसमें जो गैस है वो कितना मोल है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस is enclosed between the pistons, is enclosed between the pistons, ठीक है। जिसमें मैंने सरफेस एरिया का डिफरेंस दिया डेल्टा एस, राइट। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड डेल्टा टी चेंज, मतलब कितने डिग्री सेल्सियस से आप टेम्परेचर उसका इंक्रीज करोगे सो दैट piston will move by distance L, ठीक है। piston will move by distance small l, ठीक है। क्या होगा, अब आप जब टेम्परेचर इसका इंक्रीज करोगे तो ये जो m1 वाला मास है वो नीचे आएगा। कैसे नीचे आएगा, यहाँ पे कहीं पे तो भी आएगा, और m2 भी कहाँ पे जाएगा, और नीचे जाएगा। तो उसने बोला है कि कितना नीचे जा रहा है वो, L डिस्टेंस आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर डेल्टा टी। तो आपको डेल्टा टी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, करो ट्राई। हाँ, इनिशियली जो आपका इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो पहला आपका स्टेप वही होना चाहिए कि दोनों को हम इक्विलिब्रियम में ले लेंगे, ऊपर वाले पिस्टन को भी और नीचे वाले पिस्टन को भी। तो ऐसे एज्यूम करो कि अंदर वाला जो गैस है उसका प्रेशर है P1, और आपको जो डेल्टा टी आएगा वो आंसर आएगा आपको इन टर्म्स ऑफ m1, m2, स्मॉल l, P नॉट, सर डेल्टा एस और जी के टर्म्स में। हाँ बताओ, बोलो बोलो, अरे बोलो, क्या हो गया? सर वो जो अपना S1 और S2 है वो एरिया ही है ना, मतलब हाँ जो हाँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्रॉस वही वाला है सेक्शनल ना। एरिया, करेक्ट करेक्ट।
लेकिन यहाँ पे ना S1 अलग है और S2 अलग है, क्योंकि आपने उसको कंप्रेस कर दिया नीचे जाते जाते। हाँ सर ओके। ठीक है, तो रेडियस चेंज हो गया तो एरिया भी चेंज हो गया उसका। तो करके देखो ट्राई, में आपको 2-3 मिनट देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, अदरवाइज मैं तो बता दूंगा। ठीक है, एक स्टेप तो करो, दोनों पे इक्विलिब्रियम स्टेट लगा दो, सब करो। M1 पे नेट फोर्सेस क्या आ रहे हैं उनको जीरो कर दो, और M2 पे नेट फोर्सेस जो आ रहे हैं उनको जीरो कर दो। ठीक है, टी इधर टेंशन है, हाँ। डेल्टा टी आपको टेम्परेचर चेंज निकालना है। कुछ भी डाउट आता है पूछो आप इसमें। डायग्राम सबको पता चल गया ना? उसमें भी अगर डाउट है तो पूछ सकते हो कि क्या हो रहा है। M1 और M2 को मैंने स्ट्रिंग से कनेक्ट किया है, और वो जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब समझते हो आप? स्ट्रेच नहीं हो रही है वो, राइट? हाँ, वो रबर की तरह बिहेव नहीं कर रही है, वो बस एक स्ट्रिंग है। तो जो लेंथ चेंज हो रहा है उसका, वो पिस्टन को मूव करने के बाद ही चेंज हो रहा है, उसका लेंथ चेंज नहीं हो रहा है स्ट्रिंग का, राइट? हाँ हाँ, हो जाएगा, उसके बाद करो, ट्राई करो। इतना आया? टेम्परेचर चेंज से पी ऑफ गैस डिक्रीज, सो पिस्टन मूव्स, राइट राइट राइट। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, राइट? प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, ऐसे आप देखो। तो बेसिकली आप, हाँ हाँ ठीक है। दिया है क्या क्वेश्चन में? एक बार मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ, रुक जाओ। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? Pressure, 1 mole of an ideal gas is enclosed between the piston, right? Whereas the the change in surface area is delta S. नहीं, प्रेशर ऑफ गैस बिटवीन टू पिस्टन को P कंसिडर किया, चलो सही है। प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड द कंटेनर कांस्टेंट दिया उसने, प्रेशर कांस्टेंट है। लिखो यहाँ पे, और एक इंफॉर्मेशन मिल गया आपको। प्रेशर inside the piston is constant। तो आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो फिर आपका क्या मूव कर रहा है? वो दोनों पिस्टन मूव कर रहे हैं, तो आपको वो निकालना है कितना वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आपको अपने आप टेम्परेचर इंक्रीज भी आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, सिंपल। आपने P1 कंसिडर किया ना, तो चलेगा ना, उससे भी हो जाएगा। इनसाइड द कंटेनर मतलब इनसाइड द पिस्टन्स, दो पिस्टन्स के बीच में जो टेम्परेचर प्रेशर है उसको P1 कंसिडर करो, और वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, राइट? उन्होंने बोला है कि L डिस्टेंस मूव कर रहा है दोनों पिस्टन, पिस्टन्स विल मूव, बोथ पिस्टन।
कौन जाता है यार बीच में? अभी फिर से 29 हो गया, पता ही नहीं चलता। बताओ ये कौन है? वेदांत। वेदांत किधर हो आप? दो दो वेदांत है क्या अपने पास? बताओ। यस सर। दूसरा सर वेदांत? कौन सा वेदांत? यस वेदांत सर। पाटिल। अच्छा, दो है ना, ठीक है ठीक है। दोनों वेदांत करो आप। क्या रहा है आंसर बताओ। ये 10 रोल नंबर किसका है? 10 10 कौन है? 10 अथर्व है क्या ये? नहीं, कौन है फिर? का नाम नहीं है यहाँ पे। चलो ठीक। हाँ, 1 मोल गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। कितना आया तन्मय बताओ, हो रहा है? श्रेया, श्रेया किधर है? कितना आया श्रेया? हेलो हेलो हेलो। हाँ, सब इनके टर्म्स में आएगा ना, M1 M2। चलो देखो, आपका आइटम गया यहाँ पे वेस्ट, क्या क्या निकला देखते पहले तो। सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, M1 और M2, हाँ उस पे नेट फोर्सेस जीरो कर दो ना। देखो ये M1 है, सबसे पहले कौन सा फोर्स लगेगा इस पे बताओ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका वेट M1G, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा? अभी इनसाइड द पिस्टन प्रेशर कितना है आपके पास? P1, और उसका एरिया कितना है? S1। तो अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा बताओ, वो प्रेशर का फोर्स। जल्दी जल्दी चाहिए मेरे को आंसर, बताओ बताओ, अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा? P1S1। सिमिलरली अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ऊपर है वो प्रेशर P0। तो वो कितना होगा? P0 इंटू S1। और एक फोर्स है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे कि इसको स्ट्रिंग से कनेक्ट किया है आपने, तो स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होगा, तो वो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में एक्ट होगा? डाउनवर्ड। टेंशन भी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो बताओ, नेट फोर्स अगर वाई एक्सिस में जीरो करोगे तो अपवर्ड वाले फोर्सेस इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड वाले फोर्सेस। नेट फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू जीरो, तो क्या होगा? M1G प्लस P0 S1 प्लस टेंशन इज इक्वल्स टू P1 S1। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली दूसरा मास लो, M2 वाला मास लो। M2 में भी सबसे पहला फोर्स क्या होगा? M2G नीचे होगा। टेंशन किधर एक्ट होगा? उस पे ऊपर, ऊपर के डायरेक्शन में टेंशन।
जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बाहर से लग रहा है तो वो अपर डायरेक्शन में होगा, पी नॉट इंटू S2। अभी उसका सरफेस एरिया कितना है नीचे वाले का, S2 है, तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स डेवलप होगा वो क्या होगा, पी नॉट इंटू S2। और जो अंदर का प्रेशर है P1, उसकी वजह से कितना होगा, P1 इंटू S2। तो इसको भी सॉल्व करो आप, क्या फोर्सेस होंगे, M2G प्लस P1S2 इज इक्वल्स टू P0S2 प्लस T। ये आ गया आपको इक्वेशन नंबर 2। सही है। सही है कि नहीं है, बताओ यहाँ तक तो हम इसको लिखेंगे कैसे, देखो P0S2 प्लस टेंशन इज इक्वल्स टू M2G प्लस P1S2, ऐसे लिखेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब सिंपली 1 में से 2 को माइनस कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को हम करेंगे माइनस, तो क्या होगा, 1 माइनस 2 विल बी, तो आपका इसमें टेंशन टेंशन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, M1G प्लस P0 कॉमन लिया, S1 माइनस S2 इज इक्वल्स टू P1 इंटू S1 माइनस S2 माइनस M2G। ठीक है, तो इसको आप करोगे तो M1 प्लस M2 इंटू G प्लस P0 इंटू S1 माइनस S2 इज इक्वल्स टू आएगा आपको P1 इंटू S1 माइनस S2। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको आएगा P1 का वैल्यू, P1 मतलब प्रेशर इनसाइड द गैस, क्या है वो बताओ, P0 प्लस M1 प्लस M2G डिवाइडेड बाय S1 माइनस S2 को हमने क्या दिया था उधर, देखो डेल्टा S बोला था, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, S1 माइनस S2 को इधर डेल्टा S। दिस विल बी द प्रेशर इनसाइड द पिस्टन, प्रेशर इनसाइड द पिस्टन। अब उसने बोला है थ्रू आउट द प्रोसेस ये जो प्रेशर है वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है, तो अभी आपको कैलकुलेट करना है कितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो उसने बोला है कि आपने जब डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज किया, डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो क्या होगा, पिस्टन L डिस्टेंस मूव कर गया, L नीचे। ठीक है, तो आप देखो इसका कितना चेंज आया, ये वॉल्यूम में कितना चेंज आया, कितना चेंज आया बताओ, S1 इंटू एल। सिमिलरली इस वॉल्यूम में कितना चेंज आया, नीचे आएगा तो S2 इंटू एल, राइट। तो नेट चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताओ, नेट चेंज इन वॉल्यूम विल बी S1L minus S2L, which is delta S into L। ठीक है, दिस विल बी योर डेल्टा V। हाँ हाँ, इंक्रीज होगा ये, आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो नीचे जा रहा है ना पूरा पिस्टन, करेक्ट। अभी इक्वेशन क्या लेंगे, आपको पता है PV इज इक्वल्स टू क्या होता है, nRT, राइट। अब आपको पता है प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो हम डायरेक्ट ये इक्वेशन यूज कर लेंगे सर, V1 by V2 इज इक्वल्स टू T1 by T2। लेकिन आपको T1 by T2 कैलकुलेट करना है क्या, नहीं, आपको क्या कैलकुलेट करना है, T2 माइनस T1 विच इज डेल्टा T। आपको डेल्टा T कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, राइट। इनिशियल प्रेशर क्या था आपका P1, इनिशियल वॉल्यूम क्या था V, राइट, और नंबर ऑफ मोल्स कितना बोला है उसने, 1, तो R इनिशियल टेम्परेचर T1,
ये हो गया आपका अगेन इक्वेशन नंबर 1। बाद में आपने प्रेशर को रखा है कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या हो गया V प्लस डेल्टा वी से चेंज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, इज इक्वल्स टू R इंटू T2। ये आ गया इक्वेशन नंबर आपका 2। ठीक है, अब दूसरे में से पहले को माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, R T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू P1V प्लस P1 डेल्टा V माइनस P1V। तो आपको आएगा R इंटू डेल्टा T इज इक्वल्स टू P1 इंटू डेल्टा V। अब डेल्टा V का वैल्यू क्या है, डेल्टा S इंटू L। तो आपको डेल्टा T आएगा P1 इंटू डेल्टा S इंटू L डिवाइडेड बाय R। R क्या है यहाँ पे, गैस कांस्टेंट है। ठीक है, और पूरा P1 का वैल्यू क्या आया था अपने को स्टार्टिंग से, P0 प्लस M1 प्लस M2G डिवाइडेड बाय डेल्टा S। तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, P0 प्लस M1 प्लस M2G डिवाइडेड बाय डेल्टा S, राइट। हाँ, बस उसको डेल्टा S से डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय R इंटू डेल्टा एस एल। ये आपका फाइनल आंसर होगा। देखो जो पिंक में मैंने लिया, तो कौन से टर्म्स में आया, M1 M2 G डेल्टा एस एल पी नॉट और R। इसमें R क्या है, गैस कांस्टेंट। ठीक है, देख लो एक बार पूरा क्वेश्चन फिर से। सबसे पहले हमने प्रेशर निकाला इनसाइड द गैस यूजिंग व्हाट, हाँ इक्विलिब्रियम में तो है ना इनिशियली और फाइनली, इसलिए हमने फोर्सेस को इक्वल किया है वहां पर। ठीक है, ठीक है, बताओ हर्ष, पता चल गया इसमें क्या है। आपका भी माइक नहीं चलता क्या, तो देखो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो आपका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, मैंने वहां पे क्वेश्चन में मेंशन किया था कि डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, राइट, इंक्रीज। तो जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो आपका वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो देखो यह आपका पिस्टन है, ठीक है, चैतन्य देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि नीचे क्यों गया वो, ये अगर ऊपर जाता एल डिस्टेंस, एल डिस्टेंस ऊपर जाता, तो ये जो डिस्टेंस है ये हमको पता नहीं एल से बड़ा है कि छोटा है, राइट। ये यहां तक भी आ सकता था जो कि अनस्टेबल हो जाता, फिर पूरा इक्विलिब्रियम में नहीं आता, वो गैस लीक हो जाता बीच में से, करेक्ट। तो इसीलिए इस वाले केस में अगर आपको वॉल्यूम को इंक्रीज करना है तो ये वाला वॉल्यूम ज्यादा होगा डेल्टा वी, ये वाला डेल्टा वी विल बी ग्रेटर देन नीचे वाला डेल्टा वी। ठीक है, और पिस्टन नीचे क्यों जा रहा है आपको पता चल गया ना, क्योंकि ऊपर जाने के लिए वहां पे कंस्टेंट दिया नहीं है कि वो लेंथ एल से बड़ा है कि छोटा है, ये वाला लेंथ, राइट। इसलिए हम नीचे लेके गए पूरे सिस्टम को, राइट।
हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको सही से नोट करो। पहले प्रेशर निकला, एक बार प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम निकल जाता है ना आपका, फिर तो आइडियल गैस इक्वेशन ही लगा है। दोनों केस में हमने प्रेशर को कांस्टेंट लिया है। देखो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या था हमारा 1। हाँ बाद में वॉल्यूम क्या हो गया, वी प्लस डेल्टा वी। हाँ ये एक्सट्रीम कंडीशन है जहाँ पे बहुत सारी चीजें यूज हो रही है। देखो आप, अगर आप देखोगे सबसे पहले आपका यहाँ पे एनएलएम यूज हो गया, फोर्सेस इक्विलिब्रियम के लिए मैंने फोर्सेस इक्वल किया। उसके बाद थोड़ा ज्योमेट्री भी यूज हुआ है, कितना डेल्टा भी होगा ये निकालने के लिए। फिर फाइनली हमारा आइडियल गैस इक्वेशन यूज हुआ है। ये तो हो गया बेसिक, राइट, एकदम बेसिक होता है ये केटीजी के लिए। अब हम एक्चुअल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चालू करेंगे। ये सबने नोट कर लिया क्या, बताओ पहले तो, जल्दी जल्दी। हाँ हो गया ना, ठीक है। अब हमारा स्टार्ट होगा एक्चुअली होता क्या है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आप हर मॉलिक्यूल का स्पीड निकालते हो। जैसे आप देखोगे यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, पहले तो बताओ। एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ये तो पता होना चाहिए। Na एवोगैड्रो नंबर, राइट, 6.023 into 10 to the power 23 number of molecules are present in 1 mole of gas। एक मोल ऑफ गैस में आपके इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब ये मॉलिक्यूल्स अलग अलग वेलोसिटी में घूम रहे हैं, घूमते घूमते एक दूसरे के साथ कोलाइड भी कर रहे हैं। कोलाइड करने के बाद इनिशियली घूमने के बाद, कोलाइड करने के बाद वहीं पे वापस आ रहे हैं इनिशियल पोजीशन पे। तो बहुत कुछ हो रहा है। तो फिर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे एक एक मॉलिक्यूल की स्पीड। तो इसके लिए हमने बहुत बड़ा मैथमेटिक्स यूज किया। देखो क्या यूज किया, हर मॉलिक्यूल का मेरे को स्पीड निकालना है तो मैं क्या करूंगा। तो सबसे पहले हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, ग्राफ बनाए, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। मॉलिक्यूलर स्पीड मतलब कुछ नहीं, मॉलिक्यूल का स्पीड होता है मॉलिक्यूलर स्पीड, बस। ठीक है, इसके लिए थोड़ा देख लो, एक मोल में आपके कितने नंबर ऑफ एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, जिसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। अगर इसमें मैं देखता हूँ, इसमें से अगर 4 मॉलिक्यूल का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 25 मॉलिक्यूल का स्पीड है 7 मीटर पर सेकेंड, और 8 मॉलिक्यूल का स्पीड है 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप मीन वैल्यू कैसे निकालोगे, बताओ, एवरेज वैल्यू कैसे निकलेगा। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने लिए मैंने, बस यहाँ पे 4 प्लस 25 प्लस 8, कितने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, 30, बताओ 37। उसमें से 4 मॉलिक्यूल का स्पीड कितना है। तो जब मैं मीन वैल्यू निकालता हूँ, एवरेज वैल्यू वेलोसिटी की, तो क्या होगी, 4 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 25 प्लस 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, 37। ये मीन वैल्यू हो गई। किसी भी चीज का मीन वैल्यू अगर आपको निकालना है तो वैसे निकालते हैं।
राइट। सबका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ मल्टीप्लाई करा उसका वेलोसिटी, 25 के साथ उसका वेलोसिटी क्या, 8 का उसके वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। करेक्ट। अभी इसके बाद क्या होगा देखो, सपोज आपको पूछा जाए कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, उसको हम बोलते हैं जिसका ज्यादा स्पीड होता है, ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जितना स्पीड होगा इसको हम बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो इसका मीनिंग पता चल गया। ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देखो 37 में से 25 मॉलिक्यूल का स्पीड क्या है, 7 मीटर पर सेकेंड। तो किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मेरी 7 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, राइट। क्योंकि 37 में से 25 मॉलिक्यूल का स्पीड क्या है, 7 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है 7 मीटर पर सेकेंड आने की। तो इन दो स्पीड को मैं अब निकालता हूं ग्राफ में। तो मैंने क्या किया, y एक्सिस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिया और x एक्सिस में स्पीड लिया। इधर है स्पीड, इधर है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो पूरा ग्राफ मैंने प्लॉट किया सबका। तो ग्राफ कुछ ऐसे आता है, ऐसे इन्फिनिटी पे जाके टच होता है। तो अब बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये क्या हो गया आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसका स्पीड क्या है। तो इस स्पीड को हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से रिलेटेड जो स्पीड है, बताओ आप ही बताओ क्या बोलेंगे। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा है, उसका स्पीड क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल, VMP। या आप नोट ही कर लो बोल्ड में कि ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो स्पीड होता है उसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। फिर एवरेज कुछ भी हो सकता है, तो मैंने बोल दिया कि यहाँ पे कुछ तो एवरेज वैल्यू आ गया, ठीक है। दिस विल बी योर V मीन, V एवरेज। और एक वैल्यू होता है VRMS। ये क्या होता है मैं आपको अभी बताऊंगा आगे। रूट मीन स्क्वायर जिसको हम बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये करते हैं डिस्कस हम। इतना अभी आप नोट कर लो कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है और एवरेज स्पीड क्या होती है, मीन स्पीड क्या होती है, एवरेज। हाँ हाँ। काइनेटिक है ना, काइनेटिक मतलब आपको वेलोसिटी निकालनी है, मोशन हो रहा है सारे मॉलिक्यूल्स का। तो बेसिकली हम फिजिक्स में वो जो मोशन होता है ना एक एक मॉलिक्यूल का, उसको एनालाइज करते हैं कि उसका वेलोसिटी कितना है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना है। फिर जब कोलिजन होगा तो कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक है, तो इलास्टिक कोलिजन में कितनी वेलोसिटी देता है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को, ये सब देखेंगे, राइट। और जो भी आपको डाउट होगा ना, हाँ हाँ, वो आप ट्राई करो कि, हाँ चैट चैट में मत लिखो क्योंकि अब मेरे को चैट दिखेगा नहीं, मैंने फुल स्क्रीन कर दिया। ठीक, हो गया, नोट हो गया, बताओ कोई लैग तो नहीं आ रहा है ना मेरी आवाज में। और ठीक, ये आप देख रहे हो ग्राफ, ये ग्राफ का कुछ इक्वेशन तो होगा, राइट।
तो इसको पूरा एनालाइज करने के बाद इक्वेशन आता है ग्राफ का, उसको देख के आप डरना मत, बस ये इक्वेशन होता ही है, इसका कुछ यूज नहीं है इन जनरल, लेकिन बस मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं आगे चीजें। तो ये जो फंक्शन है ऑफ वेलोसिटी, ये आपका होता है 4 पाई n v स्क्वायर इंटू मोलार मास डिवाइडेड बाय 2 पाई r कैपिटल T इंटू टू द पावर 3/2 इंटू e टू द पावर माइनस m v स्क्वायर अपॉन 2RT। ये उस ग्राफ का इक्वेशन होता है फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, जिसमें चाहे तो मैं सारी चीजें बता देता हूँ। इसमें n होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल N, उसके बाद v होता है वेलोसिटी या फिर स्पीड, कैपिटल M होता है आपका यहाँ पे मोलार मास, जो भी गैस है उसका मोलार मास, ठीक है। और क्या दिया है T होता है कैपिटल T आपका टेम्परेचर इन केल्विन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका यूनिट किस में है, केल्विन में। और क्या दिख रहा है, R गैस कांस्टेंट है, ठीक है। हाँ हाँ, ये फंक्शन है इसका, ये जो आपका लाइन आया है ना उसका फंक्शन है। तो किस किस पे डिपेंड करता है वो आप याद रखो ना रखो, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका एप्लीकेशन इसलिए मैं बता रहा हूँ तो आपको मोर और अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। हम्म। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट स्पीड्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले देखेंगे हम एवरेज वेलोसिटी। फर्स्ट we'll calculate average velocity of gas molecules। तो देखो आपके पास बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, राइट, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, सबका वेलोसिटी अलग अलग है। एक का वेलोसिटी, सपोज वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, अब वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। स्पीड तो आपका क्या था, स्केलर क्वांटिटी था, लेकिन इधर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। तो एक एटम का वेलोसिटी सपोज v1 वेक्टर, दूसरे का वेलोसिटी है v2 वेक्टर, ऐसे करके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी है vn वेक्टर, राइट। तो इसका अभी आप एवरेज निकालने जाओगे तो क्या आएगा, एवरेज वेलोसिटी विल बी v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर so n up to vn वेक्टर डिवाइडेड बाय n मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऐसे तो हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, राइट। लेकिन मैंने क्या बताया था आपको, अगर ये पार्टिकल v1 वेलोसिटी से जाता है तो दूसरे पार्टिकल के साथ कोलाइड करके वापस उसी पोजीशन पे आता है, वापस उसी पोजीशन पे आएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। और उसका अगर नेट डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो वेलोसिटी भी क्या होगा,
0। तो यहाँ पे पूरा एवरेज कैलकुलेट करने के बाद आपको कितना आता है? 0 एवरेज वेलोसिटी आता है गैस मॉलिक्यूल का हमेशा, ठीक है। क्योंकि सारे कोलिजन कौन से होते हैं इधर? इलास्टिक। सबका मास क्या है? सेम है, हर मॉलिक्यूल का मास सेम है इधर, ठीक है। उसकी वजह से पार्टिकल v1 वेलोसिटी से जाके फिर से वापस उसी पोजीशन पे आता है ड्यू टू कोलिजन विद अनदर पार्टिकल, राइट। उसके बाद देखेंगे हम सेकेंड, रूट मीन स्क्वायर आरएमएस वेलोसिटी। तो देखो इसके लिए मैंने क्या निकाला है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। इसका मैं आपको बताता हूँ होता क्या है रूट मीन स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं वी आरएमएस, ठीक है। आरएमएस स्पीड या आरएमएस वेलोसिटी, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है वो स्क्वायर करने के बाद आते हैं। आप उल्टा चलोगे, सबसे पहले आपके पास क्या है? v1 वेक्टर है, v2 वेक्टर है, so on up to vn वेक्टर। these are the velocities of n number of particles, right? तो आपको क्या करना बोल रहा है वो? सबसे पहले सबका करो स्क्वायर। सबका स्क्वायर करेंगे तो किसका स्क्वायर करते हैं हम? उसके मॉड का स्क्वायर, मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो सबका आपने स्क्वायर किया, v1 स्क्वायर, v2 का स्क्वायर, so on up to vn वेक्टर का स्क्वायर। उसके बाद क्या बोला उसने? उल्टा जाएंगे तो मीन, उस स्क्वायर का कर दो मीन। अब स्क्वायर का मीन करोगे तो क्या आएगा आपको? v आर एम एस इज इक्वल्स टू क्या आएगा? क्या हो गया? आपको यहाँ पे वी आर एम एस इक्वल्स टू आएगा अरे क्या हो गया? कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? एक सेकेंड। वी आर एम एस क्या हो जाएगा वहां पे बताओ? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर सोन अप टू vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्योंकि स्क्वायर के बाद आपने क्या किया? उसका मीन, ठीक है। एक सेकेंड रुको बस। हाँ, देखो वी आर एम एस स्क्वायर मतलब वी आर एम एस, अभी क्या आएगा? मीन करोगे तो सबका v1 स्क्वायर मॉड का स्क्वायर, ठीक है, प्लस v2 स्क्वायर सोन अप टू vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ पार्टिकल, राइट। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल है, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो। उसके बाद उसने बोला है सबका करेंगे रूट, तो आपको कौन सी वैल्यू आएगी? आरएमएस वैल्यू आएगी। आरएमएस वैल्यू विल बी स्क्वायर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर so on up to vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो चलो मेरे को फॉर्मूला तो पता है, ये सब पता है कैसे कैलकुलेट करना है, लेकिन इन सारे पार्टिकल्स के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे तो ये पूरा फंक्शन बन गया। आपको पता है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं? एक मोल में 6
इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो सबका वेलोसिटी ऐड थोड़ी करते बैठेंगे ऐसे स्क्वायर करके। तो हमने क्या किया, ये जो फंक्शन है इसका यूज किया। तो आपको एक मैं सिंपल एक मैथमेटिकल एप्लीकेशन ट्रिक बताता हूँ कि आप कोई भी फंक्शन का मीन कैसे निकालते हो। तो इसको एक बॉक्स में नोट कर लो आप, हाउ टू कैलकुलेट मीन वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन। तो सपोज आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, आपको ए टू बी इसका मीन वैल्यू कैलकुलेट करना है एफ ऑफ एक्स का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल देंगे। क्या होगा इसका एरिया बताओ, एरिया अंडर द कर्व, जल्दी जल्दी। एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, ये कौन है, आर्या बताओ, आर्या किधर है? हाँ Yes, sir. क्या होगा एरिया अंडर द कर्व, इंटीग्रेशन ऑफ Integrate. एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट, फ्रॉम ए टू हाँ. बी। फिर हम क्या करेंगे, इस एरिया को ट्रायंगल में, रेक्टेंगल में कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम ए टू बी, और ये जो वैल्यू हो जाएगा आपका क्या आएगा, मीन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। तो अब इसका एरिया कितना है, दोनों के एरिया को हम इक्वल ले लेंगे। व्हाट विल बी इट्स एरिया, मीन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इनटू, ये हो गया आपका लेंथ, विड्थ सॉरी, और लेंथ होगा आपका बी माइनस ए। दिस विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। तो किसी भी फंक्शन का आपको अगर मीन वैल्यू निकालना होता है, दिस विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, और बी माइनस ए को हम सिंपली लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो इसको देख लो आप, एवरेज वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। फिर आपको वहां पे जो भी लिमिट में निकालना है वो लिमिट डाल दो। दिस विल बी द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मीन वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन। तो भी आपको एनी फंक्शन का मीन वैल्यू नहीं चाहिए, आपको किसका मीन वैल्यू चाहिए, वी स्क्वायर का, क्योंकि उसने क्या बोला है, स्क्वायर के बाद मीन किया है, राइट। तो आपके पास जो फंक्शन है वो तो वी का फंक्शन है। देखो इधर, ये जो फंक्शन है फंक्शन ऑफ वी है, तो यही फॉर्मूला अगर वहां पे यूज करेंगे तो दिस विल बी वी आर एम एस स्क्वायर, अभी आपको आएगा इंटीग्रेशन ऑफ वी स्क्वायर एफ ऑफ वी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, करेक्ट। तो यहाँ से आपको आर एम एस वैल्यू आता है स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वी स्क्वायर एफ ऑफ वी डिवाइडेड बाय एन। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सबका मैं वेलोसिटी देख रहा हूँ यार, एनालाइज कर रहा हूँ। तो देखो यार फंक्शन, ये तो वेलोसिटी का फंक्शन बहुत लंबा है, बहुत अलग है, कुछ तो भी है ये, राइट। इसको भी इंटीग्रेट करने जाओगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो v का स्क्वायर भी है और e टू द पावर भी v है, राइट, जो कि आपके मैथ्स के भी टर्म्स में नहीं होगा। तो मैं डायरेक्ट इसका वैल्यू निकाल देता हूँ, फाइनल रिजल्ट आपको बता दो। तो आर एम एस वेलोसिटी आपको आता है √3 RT बाय m, जिसमें r क्या है बताओ, r कहाँ से आया, वो फंक्शन ऑफ v था, उसमें r था, देखो r इज योर गैस कांस्टेंट, t होता है आपका टेम्परेचर इन केल्विन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन हमेशा आता है, और m होता है आपका मोलर मास, ठीक है। हाँ तन्मय, वो करेंगे, वो कैसे आता है वो आपको पता चल गया ना, मीन भी कैसे आएगा, ठीक है।
अच्छा आप ये बोल रहे हो कि मैंने इसको जीरो कर दिया एवरेज, ये वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी है इसलिए जीरो हो गया। अब जब आप एवरेज स्पीड निकालने जाओगे वो जीरो नहीं होगा, आइदर आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है यहाँ पे, कोलाइड करके फिर से वापस आ रहा है, राइट, लेकिन डिस्टेंस तो जीरो नहीं है। तो इसके बाद हम वही करेंगे, एवरेज स्पीड। पहले इसको नोट कर लो, 3RT/m, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर केटीजी से क्वेश्चन आता है तो इसी कॉन्सेप्ट से आता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। कंपैरिजन होता है आरएमएस वेलोसिटी में, एवरेज वेलोसिटी में, ठीक है। तो इसको हम दोनों बोलेंगे, आरएमएस स्पीड भी बोल सकते हो या फिर आरएमएस वेलोसिटी बोल सकते हो। ये भी पता होना चाहिए कि आता कहाँ से, राइट, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट 3RT/m। तो बेसिकली आप अगर देखोगे कि ये पूरा स्पीड किस पे डिपेंड करता है, इस फंक्शन पे। ये वाला जो फंक्शन था ना आपका, ये इसमें क्या है, वाई एक्सिस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एक्स एक्सिस में स्पीड है। So this is the function which is depending on the value of number of molecules, velocity of all particles, molar mass, gas constant, temperature at Kelvin, right? Again gas constant, temperature at Kelvin. तो इसी वजह से आपका जो velocity का फॉर्मूला है वो टेम्परेचर और मोलार मास पे डिपेंड कर रहा है, आरएमएस वाला वेलोसिटी, आरएमएस वाला स्पीड। अब ये हो गया रूट मीन स्पीड या फिर रूट मीन वेलोसिटी। इसके बाद हमारा थर्ड क्वांटिटी आता है एवरेज या फिर मीन स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अब आपको पता है सबका वेलोसिटी क्या है, v1 वेक्टर, कॉमा v2 वेक्टर, कॉमा v3 वेक्टर, सो ऑन अप टू vn वेक्टर। तो सबका स्पीड क्या होगा, ये तो वेलोसिटी है, स्पीड विल बी व्हाट, v1 वेक्टर का मॉड, कॉमा v2 वेक्टर का मॉड, ऐसे vn वेक्टर का मॉड। स्पीड वेक्टर, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसलिए हमने सबका क्या किया है, ओनली मैग्नीट्यूड लिया, ठीक। तो अभी एवरेज स्पीड क्या होगी, मीन स्पीड, वी मीन अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो दिस विल बी v1 वेक्टर का मॉड, तो सबका मॉड ऐड होके क्या होगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फिर ये भी क्या है, एवरेज वैल्यू है, तो एवरेज वैल्यू के लिए मैंने अभी फॉर्मूला बताया, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। तो होगा v इंटू एफ ऑफ v का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसको हमने पूरा सॉल्व किया तो आपको एवरेज स्पीड आया है, स्पीड बोलेंगे इसको हमेशा, वेलोसिटी नहीं। तो आपको एवरेज स्पीड आया 8RT/m का अंडर रूट। इसको भी स्टार कर लेंगे हम। दिस विल बी योर मीन स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अगर इतने इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में से आप एक मॉलिक्यूल उठाते हो तो उसका स्पीड कितना होगा, बोल सकते हो आप 8RT/m है इसका स्पीड, जिसमें m होता है मोलार मास, t होता है टेम्परेचर एट केल्विन। ये आप भूलना मत, हमेशा t को केल्विन में लेना होता है, ठीक है, नोट कर लो इसको भी। हाँ हाँ, और बताओ। अरे तन्मय आपका थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है क्या, आप बार बार जा रहे हो आ रहे हो, बताओ। अभी हो कि नहीं हो, तो हो।
अनस्टेबल आ रहा है क्या? क्यों आ रहा है अनस्टेबल? चलो ठीक है। हाँ, आपको कैसे पता होगा? वो तो मैं ऐसे ही पूछा। आपको नहीं पता होगा क्यों अनस्टेबल आ रहा है। बैंडविड्थ, बैंडविड्थ में प्रॉब्लम होता है ना, टेली कम्युनिकेशन सिस्टम में देखोगे आप। लेकिन हमारा एक वेलोसिटी बचा है। मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज बताया था, देखो, एक मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी था VMP, इसको आप भूल गए, तो ये भी तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आप भी मेरे को बताओ ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये तो मैक्सिमम पे आ रहा है ना, तो इस फंक्शन को क्या कर दो, सिंपली बताओ, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? डिफरेंशिएट करके जीरो कर देंगे। तो इसको अगर आप d बाई डी एफ वी अपॉन डी वी इज इक्वल टू जीरो कर दोगे, तो जो वेलोसिटी का वैल्यू आएगा वो कौन सा वेलोसिटी होगा आपका? मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है। अब वो फंक्शन इतना खराब है कि उसका आप डिफरेंशिएशन भी नहीं कर सकते, मतलब बहुत लेंदी आएगा। तो लास्ट जो क्वांटिटी आपका, उसको भी मैं नोट कर लेता हूँ यहाँ पे। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, जिसमें क्या करना है आपको, उस फंक्शन को वेलोसिटी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, तो जो वेलोसिटी आएगी उसको हम बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या फिर स्पीड। वो आता है आपका √2RT अपॉन एम। आप चाहे तो इसका डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो, तो घर पे कर लेना, ठीक है, और देखना कि ये आता है कि नहीं। मैं इसको 2 सेकंड में बंद करके चालू करता हूँ। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तीनों वेलोसिटीज इंपॉर्टेंट है, तीनों का रेशियो भी आपको पता होना चाहिए, तीनों में कंपैरिजन भी आपको पता होना चाहिए। कंपैरिजन तो आपको पता चल ही जाएगा, बहुत सिंपल है, कौन बड़ा होगा कौन सबसे छोटा होगा, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो, आपका RMS स्पीड क्या आया था, √3RT अपॉन एम। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या आया था, √2RT अपॉन एम। एंड एवरेज स्पीड क्या आया था, √8RT अपॉन पाई एम, राइट। ये तीनों स्पीड आए थे आपको अभी। तो इसमें से आप मेरे को बताओ कौन सा सबसे मिनिमम होगा, कौन सा मैक्सिमम होगा। बेसिकली हमको ऑर्डर बताना, तो इन दोनों में तो आप कैलकुलेट कर लोगे कि 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो 3 बड़ा है। तो यहाँ पे आपको 8/पाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या होगा बताओ, नियरली 8/पाई का नियरली वैल्यू क्या होगा? आज कोई कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा है? चलो, आज तो जरूरत भी नहीं है वैसे। फिर भी बता दो कितना आ रहा है, कितना आएगा? हाँ, 2.54। 2.54, राइट। तो ये 2.54 है, तो ऑर्डर तो आप बता ही दोगे फिर तो। सबसे छोटा कौन है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, उसके बाद एवरेज, और उसके बाद सबसे बड़ा कौन है इधर, RMS। इनका रेशियो भी पता होना चाहिए। इसका अगर आप देखोगे तो √3/√2 है RMS और MP का रेशियो। VRMS अपॉन VMP इज इक्वल्स टू
3/2, राइट। MP और बाकी तो आप निकाले तो क्या है, क्या है, बहुत इजी। इस पे थोड़ा करते हैं क्वेश्चन। ओके, हाँ हाँ, कुछ नहीं है इसमें। लेकिन डिफिकल्टी तब आएगी ना जब उसमें एक्स्ट्रा चीजें और ऐड होती रहेंगी बाद में। हम्म। जैसे बस इस पे तो क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, लेकिन कभी वो ग्राफ पे क्वेश्चन पूछ लिया आपको कि वो जो फंक्शन है किस किस पे डिपेंड करता है, राइट। आपको इक्वेशन याद नहीं रखना है, बस वो याद रख सकते हो कि किस पे डिपेंड करता है वो वैल्यू वेलोसिटी का। यहाँ पे तो आप देख रहे हो कि जो एवरेज वेलोसिटी है, मीन वेलोसिटी और आरएमएस वेलोसिटी है, वो इस पे डिपेंड करता है, टी और एम पे, टेम्परेचर और मोलर मास पे, नथिंग एल्स। हाँ, गैस कांस्टेंट पे भी। गैस कांस्टेंट का यूनिट यहाँ पे स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा आपको, 8.314 अगर टेम्परेचर को केल्विन में ले रहे हैं, हाँ, और मोलर मास को ग्राम में ले रहे तो। ये भी नोट कर लो, क्या पता आप गलत कर दोगे क्वेश्चन। अगर आप टेम्परेचर केल्विन में ले रहे हो, मोलर मास ग्राम्स में ले रहे हो, तो योर आर शुड बी 8.314 स्टैंडर्ड। नहीं, जब मोलार मास केजी में लेंगे तो होगा ना, फिर तो देख लेना। चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं अब, एक दो, एक ही करते हैं, वैसे तो बहुत इजी टॉपिक है। आप केटीजी के क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना इजी है। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करोगे? द टेम्परेचर at which RMS velocity या फिर RMS speed of a gas molecule is same as that of a molecule of another gas। ठीक है, at 47 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिया है, दूसरे गैस का टेम्परेचर दिया है, अनदर गैस का टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस है, और आपको ये वाले गैस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर निकालना है। और भी दिया है कि जो इनिशियल वाला गैस है उसका मोलार मास है 64, और जो दूसरा गैस है उसका मोलार मास है 32। सब कुछ गिवन है, और बोला है कि आरएमएस स्पीड दोनों का सेम है। क्या ही इजी क्वेश्चन देता हूँ मैं कभी कभी। ठीक है, करो, ट्राई करो। हाँ, होना तो चाहिए ये वाला, क्यों नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। कितना आया जल्दी बताएंगे सब। केल्विन में बताओ क्या आंसर आया। सबका इंटरनेट खराब है क्या? सब जा रहे हो बीच बीच में। 213.33। अच्छा, गलत है तन्मय, ये भी गलत कैसे हो सकता है? 640, हाँ प्रथमेश सही है। 640 सही है। 640 सही है। इधर इसका आया क्या?
सलोनी सलोनी है कि नहीं आज? उसका आया क्या बताओ, आज आंसर नहीं दे रहे आप। तन्मय का आ गया 640, सिली मिस्टेक। ठीक है, सलोनी किधर हो आप, हो कि नहीं बताओ, आपका एग्जिस्टेंस दिखाओ सर थोड़ा। भेजा आंसर। आ गया, चलो। क्या हुआ इधर देखो, दोनों का आरएमएस स्पीड सेम है, तो वी आरएमएस 1 इज इक्वल्स टू वी आरएमएस 2, और जिसमें उन्होंने दूसरे गैस का टेम्परेचर दिया 47 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना केल्विन, 273 से ऐड करो 320 केल्विन। ठीक है, तो √3r T1/m1 इज इक्वल्स टू √3r T2/m2। तो रूट रूट कट कट कर दो, आर आर कट कर दो, 3 कट कर दो, तो T1 आपको कैलकुलेट करना है, M1 64 है, T2 320 है, M2 32 है, तो आपको T1 आ जाएगा 640 केल्विन। ठीक है, सिंपल। और एक क्वेश्चन करेंगे, नहीं करेंगे? इसमें क्वेश्चन करने का कोई जरूरत ही नहीं, डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा इधर उधर कर सकता है कि इसका आरएमएस स्पीड इतना था, तो एवरेज स्पीड कितना होगा वो भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको रेशो पता है दोनों का। अगर आरएमएस स्पीड कितना है 3 RT/m, ये अगर उसने दिया 10 मीटर पर सेकेंड, तो एवरेज स्पीड आप कैलकुलेट कर सकते हो, 8 RT/m होता है, तो बेसिकली RT/m का वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दोगे, आ जाएगा। ठीक है, हाँ इसमें रिलेशन के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि T1/T2 का रेशियो कितना होगा, M1/M2 का रेशियो कितना होगा, अगर दोनों का आरएमएस स्पीड सेम है तो, दोनों का एवरेज स्पीड सेम है तो। ऐसे भी हो सकता है कि एक का आरएमएस स्पीड दूसरे के मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से इक्वल है, कुछ भी हो सकता है। अब हम इसका काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, तो वेलोसिटी निकाल दिए, काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाले तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, तो निकालना पड़ेगा। देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, अब देखो हमारे पास 3 स्पीड है। ठीक है, हमने 3 स्पीड निकाल दी, एवरेज स्पीड निकाली है, आरएमएस स्पीड निकाली है, मोस्ट ट्रेवल स्पीड निकाली है, तो कौन सी वेलोसिटी लोगे आप काइनेटिक एनर्जी के लिए, बताओ कौन सी वेलोसिटी लेंगे फॉर काइनेटिक एनर्जी, टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी? आरएमएस क्यों, क्यों आरएमएस क्यों लेंगे? सही, आरएमएस लेते हैं। चैतन्य एवरेज बोल रहा है, ओके। देखो, किसी भी क्वांटिटी की अगर आप बात करोगे, तो यहाँ पे जब आप एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे थे, एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे थे, वो तो 0 आ गया, राइट? बस आपका एवरेज स्पीड आया, जो भी आया। तो हमेशा कोई भी फंक्शन का एक्यूरेट वैल्यू कौन सा होता है, आरएमएस वैल्यू। तो आप नोट कर लो, किसी भी फंक्शन का जो एक्यूरेट वैल्यू होता है वो क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, मोस्ट एक्यूरेट, एवरेज से भी ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, तो हम कौन सी वेलोसिटी कंसीडर करेंगे यहाँ पे, आरएमएस स्पीड। बाकी आपको पता है एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा उसका एक मॉलिक्यूल का मास इनटू उसका वेलोसिटी, क्या लेंगे हम, आरएमएस का स्क्वायर। बस अब यहाँ पे आरएमएस का वैल्यू आपको रट लिया होगा आपने अभी तक, 3 RT/m होता है, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, m इंटू 3 RT/m। ओ सॉरी, क्या लिखा है मैंने इधर,
3 इंटू आर टी अपॉन एम। RMS का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे। अब ये क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, क्योंकि हम वन मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, तो मास किसका लिया हमने वहां पे, m इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ना ना ना, गलत बोल दिया आप, ऐसी गलती मत करना। अब एक मॉलिक्यूल के मास को अगर आप मोलार मास से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं आता है। m एक मॉलिक्यूल का मास है, राइट। पूरे गैस का अगर आप मास निकाल दोगे, अगर आपके गैस का मास m है, डिवाइडेड बाय आप मोलार मास करते हो तो ये नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस आता है। यहाँ पे m क्या है, बस आपका एक मॉलिक्यूल का मास है, ठीक है। तो m बाय कैपिटल M नंबर ऑफ मोल्स नहीं होगा अभी। तो आपको एक नया टर्म में यहाँ पे बताता हूँ कि m बाय M होगा क्या। देखो, जो आपका मोलार मास होता है वो क्या होता है, अगर एक मोल एटम है तो बताओ, एक मॉलिक्यूल का मास इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रो नंबर। ये होगा कि नहीं होगा बताओ। दिस विल बी मोलार मास। मोलार मास में कितने नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे हम, एक मोल के एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स। तो टोटल जो मोलार मास होगा, एक मॉलिक्यूल का मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, स्मॉल m बाय कैपिटल M क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। पता चला चैतन्य, बताओ यहाँ पे क्या आप गलती कर रहे थे, तन्मय सॉरी बताओ, ठीक है। हाँ हाँ, एक मॉलिक्यूल का मास है, और कितने मॉलिक्यूल है आपके पास, एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स है, तो मोलार मास कितना हो गया, m इक्वल्स टू एक मॉलिक्यूल का मास इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो m बाय स्मॉल m को आपने लिखा अभी 1 बाय Na, तो क्या हो जाएगा 3RT अपॉन Na, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप देखो, एक एक स्टेप आपका मिस होना नहीं चाहिए यहाँ पे, अचानक से आपको लगे अरे कैसे लिख दिया सर ने। अब जो R भी कांस्टेंट है आपका, Na भी कांस्टेंट है, तो एक नया कांस्टेंट मिलता है आपको। R गैस कांस्टेंट है, Na एवोगैड्रो नंबर है, तो इन कांस्टेंट को डिवाइड करोगे तो आपको नया कांस्टेंट मिलता है जिसको हम बोलते हैं K, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, राइट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, करेक्ट। तो इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे हम, 3/2 K इंटू टी। दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, राइट, क्योंकि हमने मास किसका लिया है वहां पे, एक मॉलिक्यूल का मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर किया है, उसको कैलकुलेट करके 3/2 kT अभी तक आपका वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी आ गया एक मॉलिक्यूल का। अभी आपके पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारे, बता नहीं सकते हम। तो अगर फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, टोटल एनर्जी विल बी, टोटल विल बी n टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, करेक्ट। एक का काइनेटिक एनर्जी इतना है, तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कितना होगा, n इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल का आपने कितना काइनेटिक एनर्जी निकाला है, 3/2 K इंटू टी, करेक्ट। तो क्या होगा, कैपिटल N इंटू 3/2, K का वैल्यू फिर से यहाँ पे अलग कर दो, क्या होता है K, R अपॉन Na इंटू टी। अब आप बताओ, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये क्या होगा, अब बताओ।
ये आएगा आपका 3/2 R इंटू N/Na इंटू T। क्या बोल रहे हो आप? मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। सही है, अब सही है। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 3/2 nRT kinetic energy. So this will be the total kinetic energy of all molecules inside n number of moles. ठीक है, n number of moles में जितने number of molecules है उन सबका total kinetic energy करोगे तो कितना आएगा? 3/2 nRT। और एक पार्टिकल का, एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी कितना है? 3/2 kT। तो इसको अच्छे से नोट कर लो। अभी कैसे निकाला है? सबसे पहले हमने आरएमएस क्यों कंसीडर किया वो देखो। फिर आरएमएस कंसीडर करने के बाद एक पार्टिकल का निकाला है जिसमें स्मॉल m बाय कैपिटल M को हमने क्या लिखा? 1/Na, राइट। इसमें भी टेम्परेचर किस में होगा? केल्विन में ही होगा। और कुछ डाउट है तो बताओ, यहाँ पे के बारे में कुछ डाउट हो तो। मैन कांस्टेंट, हाँ हाँ पूछ सकते हो, जो भी है। काइनेटिक एनर्जी टोटल में एनआरटी को पीवी से रिप्लेस कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। आइडियल गैस है तो हमेशा पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। ठीक है, अब मैं आपको ना इसके रिस्पेक्ट प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं एक पर्टिकुलर, उसमें मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अभी जिसको डाउट भेजना है डाउट भेज सकते हो। हाँ, करेंगे क्या अब हम? यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया काइनेटिक एनर्जी तक टोटल। बस हमारा इसके बाद प्रेशर और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बचा है, और एक छोटा सा टॉपिक है डिफ्यूजन, वो हो जाएगा तो केटीजी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप केटीजी का असाइनमेंट करना स्टार्ट कर दो, केटीजी के क्वेश्चंस। कहाँ से? फ्रॉम HCVN झील बुकलेट। और जो मेडिकल वाले होंगे वो फिंगर टिप्स है ना, फिंगर टिप्स, या फिर मैंने जो आपको एलन का असाइनमेंट दिया है उसमें से, राइट। हाँ, HCV भी करना है। बाकी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो संडे वाले, उसके जो भी डाउट्स होंगे। देखो लगता तो बहुत इजी है कॉन्सेप्ट उसका, थर्मल एक्सपांशन, और है भी इजी वैसे, लेकिन कुछ कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं हर टॉपिक में, है ना। एलन का दिया है ना मैंने, आपको नहीं मिला है क्या? चलो मैं आपको भेज दूंगा आज। ठीक है, हाँ नहीं तो ग्रुप पे डाल देता हूँ, चलेगा। बेसिकली वो जो एररलेस बुक है ना, वही है पूरा एलन का भी। वो जो क्वेश्चन है ना वो एररलेस बुक से ही है सर। और क्लास को टाइम पे आओ। देखो 25 ही बच्चे बचे अभी तो, ऐसे उड़ जाते, बताओ, पता ही नहीं चलता।
अब पता कैसे चलेगा कौन गया है? हिमांश, हिमांश है क्या बताओ? देखो हिमांश चला गया, मैं आपको बता दो कौन कौन गया। हिमांश गया है, नोट कर लेते ना, फिर ग्रुप पे डालेंगे। और कौन गया? आर्यन गया है। आयुष, आयुष है क्या? आयुष भी गया है, सही है। अथर भी नहीं है। चलो ठीक है, सबका अपना अपना डिसीजन है, इसमें क्या ही कर सकते हैं। बाकी बताओ, इसमें जो भी डाउट्स होंगे, अब ये क्वेश्चन आप ट्राई करना केटीजी के। हाँ हो जाएंगे, अप टू जो भी एनर्जी वाले क्वेश्चन होंगे, वेलोसिटी वाले क्वेश्चन होंगे और प्रेशर वाले क्वेश्चन होंगे, राइट? हाँ उसको आप ट्राई कर लो, तो उसके डाउट हम डिस्कस करते हैं। सिमिलरली हमारा एक डाउट क्लास है इस वीक में, कब है बताओ? डाउट क्लास कब है आपका? सैटरडे को। अरे संडे को तो एग्जाम है ना, तो जितना आप ट्राई कर सकते हो कोल्यूजन, सैटरडे। कोल्यूजन, थर्मल एक्सपांशन और कैलोरीमेट्री, आइदर आप सैटरडे को पूछो या फिर सैटरडे से पहले पूछ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके डाउट्स क्लियर कर लो सारे के सारे, इस पे अभी पार्ट टेस्ट होगा तो आपको अच्छे से होना चाहिए। थर्मल एक्सपांशन एंड मास कांस्टेंट क्या है? और मास कांस्टेंट क्या बोल रहे हो चैतन्य, बताओ। ये तो होमवर्क है, नोट कर लो। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। इसके बाद कोई वेरिएबल मास नहीं होगा? नहीं नहीं, वेरिएबल मास का कॉन्सेप्ट नहीं। और मतलब कोलिजन में थोड़ा सा आता है, लेकिन कोलिजन में आपका इम्पल्स वाले भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? इम्पल्स वाला भी अच्छे से कर लेना, इम्पल्स थोड़ा डिफिकल्ट है। इसमें अगर डाउट है तो बताओ, आपका लेक्चर भी रख सकते हैं इसमें, डाउट क्लास में बता दूंगा मैं। इन थर्मल एक्सपांशन, नहीं मास कांस्टेंट पे वैसे क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? इक्विवेलेंट मास पे, इक्विवेलेंट मास ऑफ वाटर जो करते हैं ना, उस पे। ठीक है, और किसी को डाउट हो तो बताओ, अभी सेंड कर सकते हो आप। आपकी क्लास है क्या इसके बाद? हेलो हेलो हेलो, बताओ जल्दी बताओ। क्विज है 7:30 को। हाँ। अच्छा 7:30 को है ना डायरेक्ट? चलो ठीक है, इस आईडी पे तो नहीं है ना, तो इसको अपन एंड कर सकते हैं। तो इस तो आपको ऑनलाइन होगा। चलो देन, थैंक यू, मैं आपको भेज देता हूँ नोट्स। बाय सर, थैंक बाय यू बाय। सर। थैंक यू सर। बाय बोलने के लिए सब माइक ऑन करता हूँ, बाकी कुछ तो बोलते ही नहीं बीच में। चलो बाय बाय, थैंक यू।